जिसको ड्राइवर छोड़ने आता है वो भी उन्हीं मार्क्स के लिए ट्राई कर रहा है, और एक है जो घर पर खाना बनाकर आती है और घर पे कोई नौकर नहीं है और फिर उसको बस में आना है, फिर पढ़ाई करनी है। तो ये जो असमानता है इसमें अन्याय है। असमानता बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर असमानता को समाप्त करने में जितने भी प्रयोग हुए कम्युनिस्ट, उन्होंने इतना भयंकर आज़ादी खत्म की व्यक्ति की, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के नाम पर, और साथ ही असमानता भी एक नई तरीके की पैदा कर दी। ये जो सोवियत संघ था या चीन था, इसमें क्या समानता थी? जीने का भी हक किसको है किसको नहीं है, ये पॉलिट ब्यूरो पार्टी का डिसाइड करता। तो ये समानता भी नहीं रही। तो मेरे ख्याल से दोनों को कहीं मिलाने की जरूरत है, और ये यूटोपियन सोशलिज्म का रॉबर्ट ओवेन जैसे लोग थे ब्रिटेन में, बाद में फेबियन पार्टी डेवलप हुई, इसमें बहुत बड़े साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वगैरह, पीट्रिस वेब, सिडनी वेब, ये लोग शामिल थे। इन लोगों ने एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की कि नहीं, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं, लेकिन ऊपर से ही सुधार ला करके समानता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये एक अच्छा रास्ता था। पर कार्ल मार्क्स लंदन में रहे कई साल, वो उनकी किसी ने नहीं सुनी। हाँ, बस उन्होंने अपना दास कैपिटल लिखा लाइब्रेरी में बैठकर और इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन बनाया, पर ब्रिटेन के मजदूरों ने उनका साथ नहीं दिया। अब मैं ये थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ। मेजर वर्किंग क्लास मूवमेंट्स जो कि प्रजातंत्र के विकास है, जिनका बहुत बड़ा, एक तो हमें पहला ये देखना चाहिए कि मॉडर्न वर्किंग क्लास मूवमेंट से ही पहले वेस्टर्न यूरोप में खास तौर पे और कुछ हद तक रशिया वगैरह में भी फूड राइट्स का एक सिलसिला था कि अगर हार्वेस्ट खराब हो गया है, प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ क्या होता था, करोड़ों की संख्या में लोग मरते थे, और जब भूख से लोग मरते हैं तो ऐसे ही नहीं मर जाते। बर्नियर ने लिखा है कि उसने कैनिबलिज्म देखा था आगरा में, आगरा के आसपास के गांव में सूखे के दौरान। फूड राइट्स नहीं होते थे, पर ब्रिटेन में ऐसा कुछ इतने भयंकर सूखे नहीं पड़ते थे, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती, तो सूखा की समस्या नहीं, वहाँ जैसे फ्रॉस्ट वगैरह की ज़्यादा समस्या होती है। हार्वेस्ट फेलियर होता था, पर इतने भयंकर नहीं। उसके बावजूद अगर थोड़ी प्राइस बढ़ गई है तो फूड राइट शुरू हो जाते थे, लोग अनाज निकालते थे, ये नहीं कि ऐसे ही मर जाएंगे, और प्राइसेस फिक्स करते थे कि इससे ज़्यादा तुम्हें हक नहीं है प्राइस लेने का ब्रेड का। तो ये एक बड़ी अच्छी जो लोगों की राजनीतिक जागरूकता कहें और संगठित होने की क्षमता, ये बड़ी अच्छी नज़र आती है मॉडर्न पॉलिटिक्स से भी पहले। और इस पर ईपी टॉमसन का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द इंग्लिश क्राउड। ये आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा, जरूर पढ़ना चाहिए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया तो लुडिज्म एक नया तरीका हुआ विद्रोह का। इसमें मशीनों को तोड़ना, क्योंकि बेरोजगारी ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगी, पर ये विचार गलत है बिल्कुल। मशीनें, कंप्यूटर ये बेरोजगारी कम नहीं करते, हमेशा रोजगार बढ़ाते हैं। कंप्यूटर जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि जब लोगों की आय बढ़ती है तो वो नई सेवाएं खरीदना चाहते हैं। जब हमारा मिडिल क्लास बढ़ा है तो बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन की डिमांड, फ्लैट्स की डिमांड, ड्राइवर्स की डिमांड, अगर किसी के पास पैसा आएगा तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बुके भी भेजेगा, तो फ्लोरिस्ट की डिमांड, किताब खरीदेगा, गिफ्ट्स, ये जो नई मांगे उत्पन्न होती हैं ये रोजगार हमेशा बढ़ाता है। इसलिए ये लुडिज्म जो था ये असल में एक बल्कि एक व्यंग का शब्द बन गया है कि बिल्कुल गलत कल्पना थी कि मशीनों के आने से रोजगार खत्म हो जाएगा। इसलिए मशीनों को उन लोगों ने कुछ तोड़ा, पर ये बहुत ही कम समय चला। ये इस तरह की अपरिपक्वता ब्रिटेन के मजदूरों ने भी ज़्यादा नहीं दिखाई। उसकी अपेक्षा बल्कि फ्रेंडली सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प सोसाइटीज, कोऑपरेटिव्स, ये नहीं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें फ्री राशन चाहिए, ये सब नहीं। वो सेल्फ हेल्प सोसाइटीज बना रहे कि जब मैं मरूंगा तो अगर मेरे पास नहीं भी कॉफिन के लिए पैसा हुआ तो सोसाइटी उसको पे करेगी, क्योंकि मैं उसको एनुअल मेंबरशिप देता हूँ। या अगर कभी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम सोसाइटी पर मैं डिपेंड करता हूँ, ये नहीं कि हम सरकार से खाली मांगते हैं। ये ट्रेंड जो सेल्फ हेल्प का है ये ब्रिटिश कल्चर में बहुत ज़्यादा था, और इन वर्कर्स में भी।
यूटोपियन सोशलिस्ट का मैंने मेंशन किया, रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज बहुत कम थी। मैंने कार्ल मार्क्स का IWMA की बात की। चार्टिस्ट मूवमेंट एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसकी मैं अभी बात कर चुका हूँ। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर न्यू यूनियनिज्म शुरू हुआ, जिसमें कि अनस्किल्ड वर्कर्स अब बहुत बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत सारी नई तरह की फैक्ट्रीज वगैरह बन रही थी, जिस केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल, ये सब नई चीज़ें आ रही थी, और श्रमिक वर्ग का जब तेजी से विस्तार हुआ तो न्यू यूनियनिज्म शुरू हुआ। और इन्होंने ये सब मांगे रखी कि स्ट्राइक करना हमारा हक है, और स्ट्राइक में अगर कुछ नुकसान होता है मालिक का तो वो उसका हमारी देनदारी नहीं बनती। पहले इस तरह का कानून था कि नहीं, मजदूरों को देना। तो ये सब न्यू यूनियनिज्म ने ठीक करवाया। और फिर फॉर्मेशन ऑफ लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में विश्वास रखती है, मजदूरों की पार्टी, लेकिन वो क्रांति का रास्ता नहीं अपनाती, जैसा कि सिंडिकलिस्ट फ्रांस में कर रहे थे, अनार्किस्ट स्पेन में कर रहे थे, या मार्क्सिस्ट रशिया में कर रहे थे। इसकी बजाय नहीं, पार्लियामेंट के माध्यम से ही हम सुधार लाएंगे और मजदूरों के लिए भी समाज को बेहतर बनाएंगे। ये प्रवृत्ति ज़्यादातर ये कुछ स्पेसिफिक है इंसिडेंट्स जो मजदूरों के संघर्ष में आए, इनको मैं चर्चा का समय नहीं है, पर हम बस लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि क्यों रिफॉर्मिज्म, सुधारवाद का रास्ता अपनाया ब्रिटेन की इतनी बड़ी श्रमिक वर्गों, और संगठन भी उनके बहुत बड़े बड़े थे। उन्होंने मार्क्सवाद या सिंडिकलिज्म, जो तोड़ फोड़ में विश्वास रखते थे, मशीनों को तोड़ना, साबोटाज करना, ये सब फ्रांस में चल रहा था, इसका रास्ता नहीं अपनाया। इसके कारण क्या, क्यों ब्रिटेन के मजदूर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में ज़्यादा विश्वास किए? अब इसको 2-3 कारण इसके बताए गए हैं। जैसे लेनिन का आर्गुमेंट था कि ये जो इतने बड़े साम्राज्य का मुनाफा है, ये